वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की। यकीनन इसमें बहुत बड़ी तब्दीली, रेवोल्यूशन आया हुआ है, क्योंकि इसको ना सिर्फ सपोर्ट हासिल है द फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिन्होंने हदफ दिया है 2030 के लिए तकरीबन 5 यानी काफ़ी सारे मिलियंस में दोबारा और जो हदफ दिया गया उस पर हम बात करेंगे कि एक बड़ा टारगेट दिया गया है फॉर द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, और इसको जो अटेंशन मिल रही है उसमें यकीनन SIFC का भी एक बड़ा किरदार है। बहुत सारे रोड ब्लॉक्स को हटाया गया, ईज़ ऑफ बिजनेस दिया गया है, कॉन्फिडेंस जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स का है उसमें भी बहुत तेज़ी से बेहतरी आ रही है, वो ज़्यादा मुस्तहकम हो रहा है। आइए, लेकिन इंडस्ट्री इस वक्त क्या सोच रही है इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज कुछ सालों में बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे। इंटरनेशनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान में बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च, डेवलपमेंट आती थी, अनफॉर्चुनेटली उसमें से बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। अब क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान अपने इस हदफ को कैसे पूरा करेगा, अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को लोकल और इंटरनेशनल डिमांड के मुताबिक कैसे करेगा? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कैसर वहीद साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाल ही में वैसे तो हमारे पास दर्द की वजह बहुत सारी है, दर्द दिल के बहाने बहुत सारे हैं। पता ये चला है कि एक पेन किलर बनाने वाली कंपनी ने भी कहा है कि वो तकरीबन $12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर सके। क्या दोबारा से फॉरेन कंपनीज का इंटरेस्ट पाकिस्तान में वापस आ रहा है? किस तरह देखते हैं आप इस न्यूज़ को? देखिए, मैं अभी तो इसको बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि कोई फॉरेन कंपनी अभी आए, क्योंकि ऑपरेशन जो फॉरेन कंपनीज के हैं वो ज़रा सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं और वो एक्सपोर्ट मॉडल पे जा रहे हैं कि भाई एक जगह बहुत बड़ा ऑपरेशन हो और वहाँ से वो पूरी दुनिया को सप्लाई मॉडल पे जाए। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बड़ा रिसेंटली इस गवर्नमेंट में जो एक बहुत अच्छा स्टेप हुआ, जो अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, पूरी तरह फॉर्मलाइज नहीं हुआ, जिसको कहते हैं इनिशियल डिस्कशन हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, वो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल के हवाले से बात हो रही है कि एक डेडिकेटेड इदारा बन जाए जहां फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के मामलात को सिंगल विंडो के तहत हल किए जाएं। पाकिस्तान में डायलेमा ये है कि पाकिस्तान में अगर आप कोई एक अच्छा ऑपरेशन बनाने जाएं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको लैंड चाहिए होती है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक्विजिशन ऑफ लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव वेंचर, और ROI कंपनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटेड मार्केट के लिए चाहिए होता है, वो उसके लिए कम से कम 8 से 10 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है, जहां वो आप उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ये फैसिलिटेशन हुई। ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन काउंसिल जब बनेगी, अगर इसको पूरी तरह मैंडेट मिल गया कि लैंड एक्विजिशन भी कर सकते हैं और रेंट पे लैंड दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि ज़मीन खरीद के उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना, उसका ROI आना बहुत मुश्किल होता है, वो तकरीबन 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, पूरी दुनिया में तो जिस तरह हम देखते हैं कि 99 सालों के लिए, 100 सालों के लिए गवर्नमेंट इस तरह की ज़मीन लीज पर देती है, रेंट पर देती है। आप उस मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं? जी, मैं 100 साल की तो बात पता नहीं किसकी जिंदगी है, या 50 साल की किसकी जिंदगी है। मैं तो 30 साल के मॉडल पे जा रहा हूँ कि 30 साल के लिए रेंटल हो, और वो जमीन पे काम करें। 30 साल के बाद अगर कोई अपना वो लीज बढ़वाना चाहता तो बढ़ा ले, और वो जमीन सरकार की होनी चाहिए, वो किसी की मलकियत नहीं होनी चाहिए, वो रेंट पे रहना चाहिए, वहाँ प्रोजेक्ट लोग काम करें। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में एक स्टेट बनाई गई, मैं नाम वजह नहीं ले रहा, लेकिन वहाँ यही किया गया कि उन्होंने मैन्युफैक्चरर को कहा कि भाई आपको जितने भी जमीन चाहिए वो पर एकड़ उनका रेंटल है, और वो आप हमें पे करें। और जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, रियासत की तरफ से, और वो एक तरह से एक मुश्तरका काविश बन जाती है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। मुझे ये बताइएगा कैसे साहब, 34% की इंक्रीज हम देख रहे हैं पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट्स में, इसका सेहरा किसके सर बनता है और इसमें मजीद आपके ख्याल में कितनी गुंजाइश है? अच्छा, ये तो अब इसमें मल्टी फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है पॉलिसी डिसीजन, जो हेल्प करता है, फैसिलिटेशन करता है। इस तरह का जैसे एक इंजन होता है, ड्राइविंग इंजन होता है, इस तरह का वो होता है कि पॉलिसी अच्छी हो तो लोग फैसिलिटेशन करते हैं। हम टेक्सटाइल में देख रहे हैं, टेक्सटाइल में प्रॉब्लम आता जा रहा है, कम से कम एक्सपोर्ट होती जा रही है, लास्ट ईयर से $1 बिलियन कम हुई है इस साल। और लेकिन हम फार्मास्यूटिकल में देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा आ रहा है। सही, आपने सही फरमाया, 34% की हम ग्रोथ
ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन ये 34% बहुत कम है, ये मेजर अमाउंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट विद इन 5 to 10 ईयर्स हम $30 बिलियन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया है और गवर्नमेंट का भी विजन यही है कि हम 30 बिलियन, और वो उसी तक मुमकिन है कि जब सारे स्टेक होल्डर हमारे जितने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, FBR है, स्टेट बैंक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, SIFC के अंडर ये एक इदारा बन जाए और हमारी जो एक्सपोर्ट काउंसिल है वो SIFC के अंदर लैंड हो जाए और वहाँ से ये फैसिलिटेशन हो, तो आप ये देखिएगा कि 3 से 4 साल में ये पहले हम 2 बिलियन करेंगे एंड देन ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ये 2 बिलियन से 3 बिलियन नहीं होगा, ये 5 बिलियन होगा, 5 बिलियन से 10 बिलियन होगा। ये जब तक ये सारी चीजें कि स्टेट बैंक को भी अपनी पॉलिसियां, पोटेंशियल रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे और फैसिलिटेशन देनी पड़ेगी, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के उनके रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्री को आज से 25 साल पहले फैसिलिटेशन दी, इसी तरह का कोई बिजनेस मॉडल लाना पड़ेगा। हमारे एक बहुत बड़ा एक छोटा सा सवाल अगर मैं यहाँ पे कर सकूँ, जब हम इतनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इसका असर हमारे लोकल डिमांड पे क्या पड़ेगा? क्या हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल कर रहे हैं अपने विजन में, अपनी स्ट्रैटेजी में? कि देखिए बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो पाकिस्तान अभी भी इंपोर्ट करता है। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि बड़ी पॉपुलेशन है, यूथफुल पॉपुलेशन है, गावी की सपोर्ट के बगैर हमारे बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी आगे नहीं बढ़ पाते। इन तमाम चीज़ों को, इन इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने की भी कोई बात की जा रही है ताकि हम इसमें हमारे पास ये लोकल उसको पैदावार बनाने की उसकी सलाहियत हो? देखिए, सबसे पहले तो आज से कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले पाकिस्तान में बायोलॉजिकल बनाने का कोई यूनिट नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 यूनिट ऐसे आ गए हैं जो बायोलॉजिकल ऑलरेडी बना रहे हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, एंटी कैंसर्स हैं, 2 यूनिट एंटी कैंसर के डेडिकेटेड पाकिस्तान में कराची में बन गए हैं। इस तरह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के डॉ यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल का एक डेडिकेटेड यूनिट है और वहाँ काम हो रहा है, वैक्सीन बनाने पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है कि हम जितने भी ये वर्टिकल वैक्सीन लगाने के प्रोजेक्ट हैं ये सब हम बना सकें पाकिस्तान में। ये सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, बिकॉज मेरे पास वक्त कम होगा, आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बताएं कि जिस एक्सपेंशन की तरफ हम जा रहे हैं, आपको कितने बायोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस और ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है? क्योंकि ये सब कुछ तभी मुमकिन हो पाएगा, सरमायादारी, पॉलिसी मेकिंग, वो सब अपनी जगह। क्या क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है? जब ये हम एक्सपेंशन पे जाएंगे, चले ज़मीन भी मिल गई, कारखाना भी लग गया, हमारे पास क्या स्टूडेंट्स और बच्चे या हमारी जो यूथ है वो इन सब्जेक्ट्स को उठा रही है, उसके ऊपर क्वालिफिकेशंस हासिल कर रही है? नहीं, इस तरह का कोई डेडिकेटेड करिकुला पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, बायोलॉजिकल की इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और एंड लेवल तक ले जाएं। लेकिन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ट्रेनिंग कर रही है, कंटिन्यूसली हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स की, जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स होते हैं PPMA के, उनकी हम ट्रेनिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में एक यूनिट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड यूनिट नहीं था, अब माशाल्लाह 9 यूनिट हो गए। यू आर राइट, और ये एक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी काविश है कि आप ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स करें, मगर परहैप्स द हेल्थ मिनिस्ट्री या एसोसिएशन की तरफ से ये डिमांड भी जानी चाहिए कि वी नीड डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़ एंड करिकुला अराउंड दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स के बगैर कोई भी इस तरह की जो कामयाबी है और जो एक्सपेंशन है वो हासिल नहीं की जा सकती। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।